कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने लेक्चर नंबर 02 फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने क्या किया था, विद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी ली थी। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी बिंदु के ऊपर, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। कॉपी और पेन साथ रख लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। साइंस का यह लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होने जा रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ऐसा लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने बताया था कि यदि कोई दो भी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच यदि बहुत ही दो बराबर और विजातीय आवेश, है ना, यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये दो स्थिति पर होगी। यहाँ जो बिंदु है ये अक्ष में इधर कहीं पर हो या इधर कहीं पर हो। एक स्थिति तो ये हुई, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी कि एक्सियल पॉइंट या एक्सियल स्थिति, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। एक होता है अक्षीय स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय मतलब अक्ष पर ना होकर के इधर कहीं पर भी, ऊपर या नीचे कहीं पर भी होगा हमारा जो पॉइंट है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। तो इतनी बातों को हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटाओ इतने को। चलो, तो हम हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो उसमें भी हम पहला हम डालेंगे कौन सा, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, हाँ, तो हेडिंग डालेंगे अक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति क्या होता है, इसके बारे में यदि हमको परिभाषा पूछा जाए यानी कि डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव है यह हमारे पास, जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर विजातीय आवेश यानी कि विपरीत आवेश भी बोल सकते हो। ये इसका क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो इनकी रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब हमारा जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह पॉइंट यहाँ अक्ष पर स्थित हो, यानी कि बढ़ाए गए अक्ष की लंबाई को बढ़ाए गए स्थिति पर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे। फिर से बताता हूँ क्या कहा मैंने, कि हमारा जो पॉइंट है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो क्या हो कि द्विध्रुव के अक्ष को बढ़ाए गए स्थिति पर हो, यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, तो यहाँ कहीं पर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, P है, और ये इनका सेंटर पॉइंट O है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि A और B है ना, इधर लिख लेते हैं ऐसे, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये A और B, ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 2a है, ये दोनों कितना है, 2a है, ठीक है। और यहाँ सेंटर पॉइंट से r दूरी पर हमारा क्या है, पॉइंट P है। अब इसका थ्योरी तो हमने बता दिया कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। अब अक्षीय स्थिति का क्या होगा, हम मैथमेटिक्स देखेंगे, यानी कि इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन लिखने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका कुछ थ्योरी लिखना होता है। तो इस थ्योरी को मैं आपको मुखाग्र बता देता हूँ, मौखिक, यानी कि फिर आप इसको अपने कॉपी में पुस्तक देख करके आप लिख लेना। क्या है, A और B एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। दोनों के मध्य दूरी 2a है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इस A बिंदु के कारण इसके ऊपर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इस पॉइंट A के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, तो मान लेते हैं कि यदि ये प्लस क्यू रहा होगा, है ना,
तो मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा यदि इसके ऊपर बल लगाया जाएगा, है ना, किसके द्वारा, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो किधर लगेगा, दाहिने साइड लगेगा। तो ये हमारा E1 का दिशा हुआ, ठीक है, किसका दिशा हुआ, E1 का दिशा हुआ। तो E1 बराबर क्या होगा, तो हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये क्या होती है, 1/4πε0। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो हमारा जो आवेश है ये पूरा कहाँ रखा हुआ है, के परावैद्युत वाले माध्यम में रखा हुआ है। ये परावैद्युतांक मैंने आपको लेक्चर नंबर 01 में बता दिया था। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उसको सर्च कर लेना चैनल पर हमारे, है ना। तो E बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/4πε0 के। यहाँ ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युत क्षमता, यानी कि अपने में से कितना ही इलेक्ट्रिसिटी को आप बाहर जाने दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इनटू। अब यहाँ पर हमारे पास दो आवेश है, कौन कौन से, एक प्लस क्यू आवेश और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, हम प्लस क्यू आवेश के कारण जानना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या लेंगे हम, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हमको बताना है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या, AP, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि E बराबर क्या होता है, आपने देखा था कि वहां क्या होता था, 1/4πε0 के इंटू Q/R का स्क्वायर, बताया था E के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर AP का स्क्वायर ले लिया। अब बात आती है कि इस AP का डिस्टेंस तो हमको दिया नहीं है, हम कैसे निकालेंगे कि इस AP का डिस्टेंस क्या होगा, A से P का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A, और यहाँ से टोटल दूरी कितनी है, R, यहाँ से टोटल दूरी कितनी है, R। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इतना डिस्टेंस क्या होगा, इतना डिस्टेंस क्या होगा, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो इतना डिस्टेंस को हम क्या करते हैं कि R और A मानने के बजाय हम कुछ ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 20 था। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20, ठीक है। और O से A तक की दूरी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितना था, 11 था। कितना था, 11 था। तो मैं पूछता हूँ कि बाकी वाला कितना बचेगा, तो आप क्या करेंगे, 11 में से 20 में से 11 को घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 9। समझ आई बातें, मैंने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया था, 20। मैंने कहा O से A तक की दूरी कितनी है, 11, तो बाकी बची दूरी A से P कितनी होगी, तो आपने क्या कर दिया, उसको घटा दिया। अब इसी को हम क्या करते हैं, R और A में बदल देते हैं, R और A में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये टोटल हमारा क्या था, R, ये कितना था, A, तो इसमें से क्या हो जाएगा, R माइनस A, क्या हो जाएगा, R माइनस A। तो यहाँ पर E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q/R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। और ये E1 का है। अच्छा, इसकी जो दिशा है A से P की ओर है, कहाँ है, A से P की ओर, देखो A से P की ओर, ठीक है, इसकी ओर A से P की ओर, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हुआ हमारा किसके लिए, E1 के लिए। ऐसे ही सेम बिंदु B के लिए भी होगा, ऐसे ही किसके लिए होगा, बिंदु B के कारण भी होगा। तो बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब बिंदु B यानी कि जो माइनस क्यू आवेश है ये क्या करेगा, अपने तरफ से फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, P की तरफ। अब इसकी जो दिशा है ये प्लस क्यू से विपरीत होगी, यानी कि ये किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, कोई प्लस क्यू उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस क्यू किस डायरेक्शन में आएगा, पीछे डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये P से B की ओर होगी, किसकी ओर होगी, P से B की ओर होगी। इसको हम नाम दे देते हैं E2, क्या होगा, E2। तो E2 की जो दिशा है वो कैसा है, P से B की ओर है। और यहाँ पर क्या होगा, 1/4πε0 के इंटू Q, अब कौन सा Q है, यहाँ पर माइनस Q है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस Q। वहाँ पर प्लस Q है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, एक ही बात है। माइनस Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PP या BP का स्क्वायर, B से P का स्क्वायर या PB का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ जो डायरेक्शन है ये क्या होगा, P से B की ओर होगा, P से ओर होगा, P से B की ओर, क्योंकि ये विपरीत है, इससे क्या है, विपरीत है, E1 से विपरीत है। अब हमारे से पूछा जाएगा कि इस BP का दूरी बताओ, अब इस BP का दूरी बताओ, ऐसा करके पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, तो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है R है, और हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है। तो हम क्या कर देंगे, R में A को जोड़ देंगे, R में A को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो E2 बराबर क्या होगा, तो E2 बराबर हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब दोनों के कारण, दोनों आवेशों के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि E यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ये क्या होगी, E1 और E2 को जोड़ देंगे। तो E1 का वैल्यू क्या था देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का पूरे का वर्ग यानी कि होल का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी ओर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर ही सीधा क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ये प्लस था, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ हम लिख देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। तो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन निकला अपने पास। तो अपने पास कॉमन निकला 1, देखिए क्यू तो है दोनों में है, हाँ, और नीचे में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये क्या हो गया, कॉमन निकल गया, यानी कि उभयनिष्ठ निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा, इसके पास बचा क्या, आर माइनस ए पूरे का वर्ग माइनस इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का पूरे का वर्ग, इधर आर माइनस ए पूरे का वर्ग, इधर आर प्लस ए पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालने आता है तो आप क्या कर दीजिए, दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर इसको, इसको इधर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये के आपका कप्पा है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। परावैद्युतांक वाला है, वो के अलग था, कूलाम वाला नियतांक था वो, ये अलग चीज है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, आर प्लस ए पूरे का वर्ग माइनस आर माइनस ए पूरे का वर्ग डिवाइडेड बाई दोनों में आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, केवल और केवल तिर्यक गुणा किया, आर प्लस ए का ऊपर में, आर माइनस ए का इधर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ था क्या, अलजेब्रा में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, और ऐसे एक और चीज पढ़ा था क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बस a के स्थान में r है और b के स्थान पर क्या है, a है। ठीक है, यहाँ r है तो यहाँ a है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना। तो क्या होगा अपने पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, ए बी के स्थान पर हमने क्या लिखा, 2ar, और ये माइनस का चिन्ह, और इसके साथ क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ar, क्योंकि ये बीच में क्या है, माइनस है। और नीचे को क्या लिखोगे, अब नीचे को क्या लिखेंगे, तो नीचे को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कहता हूँ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अब देखिए यहाँ पर जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप यहीं पर ही लिख देता हूँ। क्या होगा, जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये भी क्या होगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। माइनस को मैं क्या किया, जस्ट अंदर ले गया, पहले एक ऐसा था, ये ऐसा था। ठीक है, माइनस को मैं अंदर ले गया, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, और जो कट है उसको कटा देते हैं, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, कट, ए स्क्वायर क्या हो गया, कट,
2AR प्लस 2AR जोड़ करके कितना हो जाएगा 4AR, और नीचे में क्या है अपने पास Q/4πε0K इंटू ऊपर क्या बचा अपने पास 4AR, और नीचे क्या है अपने पास R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उधर मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा बस, फिर हो गया ये। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ये जो नीचे लिखा है ना, इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो हम जानते हैं क्या, फिर से एक सर्व समीकरण याद आएगा हमको क्या, कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों यदि दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होते थे तो क्या आता था अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या है r माइनस ए आर प्लस ए, स्क्वायर को भी बाद में छोड़ देना, अभी स्क्वायर को बाद में लिखना, अभी केवल इसको देखो r माइनस ए आर प्लस ए, तो इनका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और q को हम अंदर ले जाते हैं और 4AR को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं क्या 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये रहा q तो यहाँ पर लिख देते हैं q, और ये रहा अपने पास a, यहाँ लिख दिया हमने a, और बचा क्या अपने पास, तो ये बचा r, तो ये रहा अपने पास r। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या था अपने पास 4πε0K, और नीचे में क्या आ रहा था अपने पास, मैंने बताया आपको क्या a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब साथ में क्या था, दोनों के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट के ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस बात को मैंने आपको बताया था कि 2QA किसके बराबर होता है, तो 2QA हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P बराबर क्या होता है 2QA, क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो 1/4πε, तो मैं कह रहा था क्या कि 1/4πε0K, और क्या हो गया वो अपने पास 2, और ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया R, और नीचे में क्या है अपने पास R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये किसका मान है E का मान है, किसका है E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया। ठीक है, अब बारी आती है कि सर यदि हमारा A का वैल्यू बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, R की तुलना में, क्योंकि मैंने बताया था कि द्विध्रुव में जो दूरी होती है ये बहुत ही छोटी होती है। अच्छा, वायु या निर्वात के लिए हम बात करें, वायु या निर्वात के लिए, ऐसे तो ये आंसर आ चुका है, बट फिर भी एक बार और हम बता देते हैं कि कई बार हमको पूछा जाता है कि वायु या निर्वात के लिए जो लिखा रहता है नीचे, तो K बराबर क्या होगा 1, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि हम कहें कि A का जो वैल्यू है ये काफ़ी छोटा है, किससे, R से, A का जो वैल्यू है R से काफ़ी छोटा है, तो E का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 इंटू 2PR। अब A का मान बहुत छोटा है R से, तो A का स्क्वायर का मान भी और क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा R का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा R की पावर 4। कैसे हुआ फिर से देख लेना, R स्क्वायर है यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर को आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर अपने पास R है, यहाँ पर R की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा एक R से एक R क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 1/4πε0 इंटू 2P डिवाइडेड बाई R की घात 3। ठीक है, वही क्या है अपना मेन आंसर है, यही क्या है अपना मेन आंसर है। ठीक है, मेन आंसर ये है 1/4πε0, अच्छा से नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R की घात 3। ठीक है, ये तो अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन था। ऐसी एक निरक्षीय स्थिति होता है, तो इसको हम यहीं रोकते हैं। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति के बारे में देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कैसे बनता है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ में दोनों को पढ़ा दूंगा तो कई बार क्या हो जाता है कि दिमाग में ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, तो समझ में नहीं आता, तो उससे अच्छा है कि इसको यहीं तक रहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम इसके अगला टॉपिक निरक्षीय स्थिति पर लाएंगे।
तो होप कि आपको ये जो समझाया मैं डेरिवेशन ये आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।